हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज से एक नई श्रृंखला चलाने जा रहे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में होने वाली सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए कुछ यानी कि एमसीक्यू, और यदि आप लोगों को डिमांड होगी तो कोई आप लोगों को विशेष टॉपिक होगा तो उस टॉपिक पर आप लोगों के लिए वीडियो भी बना करके यानी उपलब्ध करा देंगे। लेकिन आप लोग जब उसमें इंटरेस्ट लगाए लेंगे तब, या आप लोगों के कमेंट आएंगे तब जो है उस यानी कहने का मतलब है कि आप लोगों को यदि कोई भी टॉपिक है समझ में नहीं आ रहा है, हार्ड लग रहा है, तो आप लोग बताइए, उस पर वीडियो भी बना करके आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप नए हैं चैनल में या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग आगे शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और होठ। तो सबसे पहले पाली आती है तो ये गलत हो जाएगा, अपभ्रंश भी गलत हो जाएगा, तो अवहट भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब है कि एक यदि चीज़ आपको पता हो तो ठीक है, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश और इसके बाद अवहट्ट, फिर हिंदी आती है। पाली को प्रथम प्राकृत बोलते हैं, प्राकृत को द्वितीय प्राकृत और अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत बोलते हैं। तो ये उत्तर हो गया हमारा। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसे पुरानी हिंदी कहा। और राहुल संकृत्यान हैं, उन्होंने भी क्या कहा है, संकृत्यान जी ने भी इसे क्या कहा है, अपभ्रंश पुरानी हिंदी कहा है। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा। ठीक है, अच्छा ये दूसरा वाला क्वेश्चन आ गया। तो आपका क्या चीज़ है, राहुल संकृत्यान। तो दो लोगों ने ठीक है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है, यानी कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, और साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सांकृत्यायन ने कहा। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है, पाली, संस्कृत, प्राकृत या अवहट्ट। तो अपभ्रंश की उत्तरकालीन की इसके बाद वाली, अपभ्रंश के बाद क्या आती है, अवहट्ट आती है। सौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ। तो सौरसेनी अपभ्रंश से बिहारी, राजस्थानी, बांग्ला और पंजाबी। ठीक है, तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ राजस्थानी का विकास। बिहारी जो है ये हुआ था अर्धमागधी से। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय क्या कहा जाता है। तो उत्कर्ष काल, अवसान काल। तो अवसान तो आएगा ही नहीं। अब प्राकृत या तो संक्रांति काल में दोनों में से एक होगा। ठीक है, तो प्राकृत काल तो है ही नहीं, क्या चीज है, संक्रांति काल। चंद धर्म शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। सरापाहा, राजा मुंज, स्वयंभू या पुष्पदंत। अलग अलग हैं जिन्होंने, यानी कि पुरानी हिंदी का मतलब हुआ अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को माना है। लेकिन अधिकांश लोगों ने स्वयंभू को माना है। अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा है, यानी अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी के रूप में किसने जो है ना वो किया है, तो नाम दिया है रामचंद्र शुक्ल ने। पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ, महाराष्ट्री, मागधी, ब्राह्मण या पैसाची। ठीक है, तो इसका जो पंजाबी का विकास हुआ है वो ब्राह्मण से हुआ है। महाराष्ट्री से आपका महाराष्ट्र यानी मराठी और गुजराती का हुआ है। बिहारी, बांग्ला, उड़िया तथा असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ। कह रहा है बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया भाषाओं का उद्भव किससे हुआ, मागधी, अर्धमागधी, पैसाची और सोरसेनी। तो ये दोनों तो क्या है नहीं,
तो अब बचा क्या, मागधी। अभी मैंने बताया था, ठीक है, कि मागधी से इसका यानी कि बिहारी का विकास हुआ है। अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ, तो अर्धमागधी से जो विकास हुआ है वो है पूर्वी हिंदी का। पूर्वी हिंदी जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है, ABC आती हैं इसमें। अगला है, इनमें मिलाना है सूची 1 को सूची 2 से। सौरसेनी, पैसाची, मागधी और अर्धमागधी। अर्धमागधी से आपका सीधा हो गया पूर्वी, ठीक है। और इसके बाद आपका जो सौरसेनी है इससे हो गया राजस्थानी, ठीक है। चलिए अब इसमें से पेनी के मिला लीजिए, तो ए का चौथा हो गया, तो ए का चौथा सिर्फ इसमें है, बी से ही हमारा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सौरसेनी राजस्थानी, पैसाची लहंदा से, ठीक है, मागधी से असमिया, तो ये हो जाएगा बी उत्तर। 4 3 2 1। सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं, तो सौरसेनी अपभ्रंश से कौन सी भाषाएं क्या हुई हैं, उत्पन्न हुई है, ब्रज, अवधी, कुमायूनी और गढ़वाली। देखिए अवधी जो है वो किससे उत्पन्न हुई है, अर्धमागधी से। पश्चिमी हिंदी राजस्थानी और गुजराती, बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया, ठीक है। तो बिहारी तो आता नहीं, लहंदा, पंजाबी, गुजराती और मराठी, ठीक है, ये सब हो गए। अब आपके पास यानी कि इनको इस तरह से काट करके बचा क्या, बी। तो इसमें पश्चिमी हिंदी राजस्थानी और गुजराती, ठीक है, इस सौरसेनी अपभ्रंश से इनका उद्भव हुआ है। सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है, ठीक है। तो सिंधी भाषा का उद्भव किससे हुआ है, ब्राचड़, मागधी, पैसाची और सौरसेनी से। तो इसका उद्भव हुआ है ब्राचड़ से। दोहा यानी दोहा मूलतः किस भाषा का है, ठीक है। तो दोहा या दोहा जो है मूलतः ये अपभ्रंश भाषा का है और इसका सबसे प्रसिद्ध छंद है। भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ, मगधी से, पाली से, अपभ्रंश से, सौरसेनी से, ठीक है। भारतीय आर्य भाषाओं की बात कर रहा है, ठीक है। तो भारतीय आर्य भाषाओं का जो विकास हुआ है वो किससे, अपभ्रंश से। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है, ठीक है। तो हिंदी शब्द किससे, संस्कृत, फारसी, हिंदी और अरबी, ठीक है। तो किससे लिया गया है, ये फारसी से लिया गया है, ठीक है। फारसी ईरानियन भाषा है, तो ईरानियों ने सबसे पहले भारत को हिंद नाम से दिया, यानी सिंध को हिंद बोला उन्होंने। मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है, रेखता, दोहा, जमाने हिंदी या हिंदी। कह रहा है भारत की भाषाओं के लिए, ठीक है, कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जबान ए हिंदी। चलिए अगला प्रश्न है, खालिक बारी रचना किसकी है, तो खालिक बारी जो रचना है वो है अमीर खुसरो की। निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है, द्रविड़ परिवार में 4 भाषाएं आती हैं, ठीक है। इसमें आती है तमिल, मलयालम, ठीक है, कन्नड़, तमिल हो गया, मलयालम हो गया, कन्नड़ हो गया और जो है हमारी, तो यहाँ पर उत्तर हमारा क्या हो गया, कन्नड़ हो गया। तो द्रविड़ परिवार की भाषा, इसका उत्तर हो जाएगा कन्नड़, तमिल,
तेलुगु, मलयालम और कन्नड़, ये 4 भाषाएं द्रविड़ परिवार भाषाओं के अंतर्गत आती हैं। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? ठीक है, तो वो हैं अमीर खुसरो। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? तो यहाँ पर यानी कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, ठीक है, कालिदास ने जो लिखा है, यहाँ पर उसी की बात की जा रही है कि उस नाटक को यानी कि इसमें से किसने उसका ट्रांसलेशन किया है। तो क्या वो सितारे हिंद हैं, राजा लक्ष्मण सिंह हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं या गिरधर दास हैं? तो इसमें राजा लक्ष्मण सिंह ने क्या किया था, जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उसका खड़ी बोली में अनुवाद किया था। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? झांसी, कानपुर, मेरठ, अलीगढ़। तो कहाँ बोली जाती है? मेरठ में। अलीगढ़ में ब्रज बोली जाती है। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया? खड़ी बोली के लिए जनपदी हिंदुस्तानी, वर्नाकुलर हिंदुस्तानी, कौरवी या रेखता का शब्द? तो इन्होंने इसके लिए जनपदी हिंदुस्तानी शब्द प्रयोग किया। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? अब यहाँ पर है भक्ति सागर, सुख सागर, काव्य सागर, प्रेम सागर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हैं, सागर, सुख सागर और प्रेम सागर। तो इनमें प्रेम सागर में हुआ। इन लेखों में से भारतेंदु मंडल का कौन सा नहीं था? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी और राजा लक्ष्मण सिंह। तो राजा लक्ष्मण सिंह ही नहीं थे। ये खड़ी बोली के उन नायकों में से आते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादन के रूप में नियुक्त हुए? तो 1903 में। इसके पहले याद रखिएगा कि इसके पहले डॉक्टर श्याम सुंदर दास के इसके जो है वो संपादक थे। नागरिक प्रचारणी सभा के स्थापना का वर्ष इसमें से कौन सा है? 1893, 1857, 1902, 1917। ये काफ़ी हो गया और ये काफ़ी पहले है। हमारा उत्तर हो जाएगा 1893। नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से थे। तो इसमें नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक थे शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। यानी कि काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक में कौन नहीं है? इनमें 3 लोग थे। ठीक है, तो यानी कि श्याम सुंदर दास तो इसमें है ही हैं और ठाकुर शिव कुमार सिंह भी हैं, यानी कि राम नारायण मिश्र भी हैं। रामचंद्र शुक्ल नहीं थे। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1801, 1810, 1800 या 1802? 1810 तो जो है ये काफ़ी यानी कि लेट हो गया। तो 1800 में ही उसकी क्या हुई है? स्थापना हुई है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता में, यानी कलकत्ता में हुई थी। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? ठीक है, तो 3, 4, 5 और 6। तो कितनी है? उपभाषा क्षेत्र 5 है। और कौन कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी में नहीं आती है? अभी मैंने ये भी अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी, पैसाची, मागधी, अर्धमागधी। तो किससे हुआ था? अर्धमागधी से। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी है। बिहारी अलग भाषा है, यानी बोली है। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो पश्चिमी में कौरवी, जिसे हम क्या बोलते हैं, खड़ी बोली, हरियाणवी भी है, बुंदेली भी आ जाती है। अवधी नहीं आती इसमें, ये पूर्वी में आती है। पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है? तो उसकी संख्या है 5। ठीक है, कौरवी यानी खड़ी बोली, हरियाणवी आ गई, ठीक है, बुंदेली आ गई और इसके साथ ब्रज आती है। ठीक है, और एक आती है कन्नौजी। तो ये जो है यानी कि 5 ये पश्चिमी हिंदी में आते हैं।
पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, तो पूर्वी हिंदी की बोलियां अभी आया है अवधी, बघेली और कौन सी, छत्तीसगढ़ी। भोजपुरी, मगही, मैथिली बोलियां हैं, तो भोजपुरी, मगही और मैथिली किसमें हैं, बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। यही तीन हैं बिहारी हिंदी में। गुड़गांव, दिल्ली, करनाल, पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाने वाली अहिरवाटी का संबंध किससे है, पूर्वी राजस्थानी से, पश्चिमी राजस्थान से, उत्तरी राजस्थानी से या दक्षिणी राजस्थान से। तो अहिरवाटी जो है वो उत्तरी राजस्थानी को कहा जाता है। मैथिली में साहित्य सृजन करने वाले रचनाकार कौन है, और सबसे प्रसिद्ध रचनाकार हैं विद्यापति, कीर्तिलता, कीर्तिपता का। पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम है, ठीक है, तो पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी, ठीक है, इनके सबके क्या हैं, अलग अलग नाम है। तो इसका नाम है ढूंढाड़ी, ठीक है, पूर्वी राजस्थानी ढूंढाड़ी या जयपुरी भी इसे कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ, तो किसमें, ब्रज में। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में, ठीक है। अब मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है, आप कभी नहीं भूलेंगे, जहां पर जो है ना ई की मात्रा है वो ब्रज भाषा है, तो इसका भी क्या है, ब्रज है, ठीक है। और ई की मात्रा नहीं आए तो वो कौन सी है, वो अवधि में है, ठीक है। ई की मात्रा है तो जो है ना, अब जैसे विनय पत्रिका है तो उसका नाम वास्तव में विनयावली था, तो विनय पत्रिका भी किसमें है, ब्रज में है। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं, ठीक है, तो हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं विख्यात की बात कर रहा है, तो इसमें जो बोलियां विख्यात हैं वो कितनी है, 5 हैं। अभी हमने उधर पढ़ा है कि 5 बोली क्षेत्र हैं। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, अब ब्रज की बात कर रहा है, तो ब्रज का किससे हुआ है, सौरसेनी से हुआ है, क्योंकि सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी का हुआ है और ब्रज पश्चिमी हिंदी का ही भाग है। छत्तीसगढ़ किस भाषा की बोली है, छत्तीसगढ़ नहीं, छत्तीसगढ़ी, तो छत्तीसगढ़ी किसकी है, पूर्वी हिंदी की बोली है। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, तो खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है, ठीक है, तो कौरवी हो जाएगा। वाराणसी, गोरखपुर, आरा, ध्यान दीजिएगा, वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है, अवधी, कौरवी, भोजपुरी, मैथिली, ठीक है। अब क्या चीज होगी, सॉरी, अवधी और कौरवी जो है ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हट जाएंगे। अब आपके पास दो बचा, भोजपुरी और मैथिली, तो मैथिली तो बिहारी की है और भोजपुरी भी बिहारी के है, तो ये मैथिल प्रदेश है, यानी कि बिहार और नेपाल के बॉर्डर में, तो ये कौन सा हो गया, भोजपुरी। बघेली किस उपभाषा की बोली है, तो बघेली जो है वो किसकी है, पूर्वी हिंदी की। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है, यानी कि काशिका किस बोली क्षेत्र की हिंदी मानी जाती है या हिंदी है, ठीक है। तो जो काशिका है ये बनारस के आसपास की जो हिंदी है उसे कहा जाता है काशिका। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो पश्चिमी अभी बताया किससे विकसित हुई है, सौरसेनी से। प्राकृत से कोई नहीं हुआ, मागधी से बिहारी हुई है, अर्धमागधी से हुई पूर्वी। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है, ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली और बांगड़ू। आप लोग जानते ही हैं कि जो खड़ी बोली है, ठीक है, वो भी काफी प्रसिद्ध है, लेकिन दबदबा किसका है, इधर की तरफ ब्रज का है, ठीक है। तो हमारा उत्तर इसमें हो जाएगा ब्रज। ब्रज किस अपभ्रंश से विकसित है, तो ब्रज किस है, सौरसेनी अपभ्रंश से। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, तो रामचरितमानस लिखा गया अवधी भाषा में। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, तो छत्तीसगढ़ी किसकी है, पूर्वी हिंदी की बोली है। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है, तो मैथिली और भोजपुरी ये किसके हैं, तो मैथिली और भोजपुरी
ये बिहारी के हैं, तो बिहारी जो है वो किससे हुआ है, ठीक है, मागधी से इसका विकास हुआ है। तुलसी की विनय पत्रिका की भाषा क्या है, अब आ गया विनय पत्रिका, अभी मैंने बताया था, ठीक है, कि जो विनय पत्रिका है वास्तव में इसका जो नाम है ना विनयावली है, विनयावली, ठीक है। तो इसमें भी ई की मात्रा आ गई तो क्या हो जाएगी, ये ब्रज हो जाएगी। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी संबंध नहीं है, अवधी का नहीं है, मगही है, मैथिली है, भोजपुरी है। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली और मैथिली। तो मैथिली कहाँ बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है, हमारा उत्तर हो जाएगा मैथिली, ये बिहार और नेपाल की तराई में बोली जाती है। बोली किसकी इकाई है, भाषा की छोटी इकाई, अंचल की छोटी इकाई, राज्य की छोटी इकाई कि देश की छोटी इकाई, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, ये सब कट्टम कुट्टम हो जाएंगे, आपका बचेगा कौन सा, भाषा की छोटी इकाई। विभाषा किसे कहते हैं, ओके, विभाषा इनमें से यानी कि किसे कहा जाता है, तो जो विभाषा है वो खड़ी बोली हिंदी को नहीं, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा, और हिंदी क्षेत्र की विशेष बोलियों को, या एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाओं को, या उपर्युक्त में से कोई सा भी नहीं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा हिंदी क्षेत्र में की प्रमुख जो बोलियां हैं उन्हें विभाषा कहा जाता है। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था, यानी संविधान सभा में जो हिंदी को राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव रखा गया था वो किसके द्वारा रखा गया था, गोपाल स्वामी अयंगर के द्वारा। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली, तो 14 सितंबर को मिली, और 14 सितंबर 1949 को। भारत के लिए हिंदी भाषा का सबसे पहले नाम यानी किसने सुझाया, ठीक है, भारत के लिए जो यानी कि हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर या मदन मोहन मालवीय, ठीक है। तो इसमें मदन मोहन मालवीय ने सबसे पहले हिंदी को यहाँ की भाषा सुझाया। राजभाषा उस भाषा कहते हैं जिसमें कि शासकीय कार्य जिस भाषा में संपन्न होता है, किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है, ठीक है, यही होगा। आगे भी पढ़ लीजिए, प्रशासनिक कार्यों, विद्यालयों के प्रशासनिक कार्य नहीं, सभी प्रशासनिक कार्य, किसी देश का व्यापार नहीं, किसी देश की जनता द्वारा अपना विचार विनिमय किया जाता है नहीं। तो क्या चीज़ हो गया, प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने वाली भाषा को हम क्या बोलते हैं, राजभाषा। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, तो कहाँ पर है, 343 है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1961 में। राष्ट्रभाषा किसका प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है, तो राष्ट्रभाषा किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करती है, राष्ट्र केवल राज्य का प्रतिनिधित्व करती है, संपूर्ण मानव का प्रतिनिधित्व करती है, संपूर्ण राष्ट्र का करती है, ठीक है। तो क्या करती है राष्ट्रभाषा, संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है, संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व नहीं करती, ये तो गलत ही हो जाएगा। इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, ठीक है, हिंदी, नेपाली, राजस्थानी और गुजराती, ठीक है। तो इनमें जो है ना राजस्थानी भाषा सम्मिलित नहीं है। इसके बाद है भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, ठीक है, तो किस अनुसूची में, 7वीं, 8वीं, 9वीं या 10वीं, तो 9वीं 10वीं तो है नहीं, ठीक है, तो कौन सी है, 8वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में तो केंद्र राज्य संबंध है।
इनमें से किसको संविधान की अष्टम सूची में शामिल नहीं किया गया? डोगरी, ब्रज, मैथिली और असमिया। तो इसमें ब्रज को सम्मिलित नहीं किया गया, क्योंकि ब्रज जो है वो भाषा नहीं है, ठीक है, ये बोलियां हैं। राजस्थानी भाषा नहीं है, वो बोली है। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? खरोष्ठी, ब्राह्मी, पैसाची और कैथी। तो ये तो सब कट जाएंगे, तो किससे हो जाएगी? ब्राह्मी से होगी। ये वो लिपि है जिसमें हिंदी लिखी जाती है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? ठीक है, तो भारतीय भाषाओं का अधिकतर, ठीक है, किस में से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इसके बाद है किस भाषा यानी हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो अभी मैंने बताया देवनागरी में लिखी जाती है। संस्कृत भी देवनागरी में लिखी जाती है। देवनागरी की लिपि का विकास का प्राचीन लिपि किससे हुआ है? तो किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। मॉरीशस का प्रेमचंद्र किसे कहा जाता है? यानी कि मॉरीशस में उन्होंने काफ़ी रचनाएं लिखी। किसने? अभिमन्यु अनंत, इन्हें ही वहाँ का प्रेमचंद कहा जाता है, यानी अच्छे कहानीकार हैं ये। लाल पसीना उपन्यास के जो लेखक हैं वो कौन हैं? ठीक है, तो ये हैं अभिमन्यु अनंत। अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा है, ठीक है, तो अंडमान और निकोबार में पेनी की पूछ रहा है कि शासन की जो है शिक्षा की भाषा कौन है? यानी राजकीय भाषा हिंदी है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो प्रथम यानी कि विश्व हिंदी सम्मेलन ये किया गया था 1975 को। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब नए हैं चैनल में या अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी लोग हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, तो जुड़ सकते हैं कि नहीं जुड़ जाएंगे। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।